गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा छठी की मल्हार बुक की अध्याय 1 की कविता मातृभूमि, जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई कविता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, यह कविता हमारे कवि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रची गई है। और ये जो कविता है मातृभूमि, इसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता में प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है, हमारे भारत की प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है, हमारे भारत के धार्मिक महत्व के बारे में बताया है, ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया है, यहाँ तक कि भारत की संस्कृति के बारे में भी बहुत गुणगान किया है। द्विवेदी जी ने हमारी भारत की संस्कृति को यहाँ पर गौरव बताया है, हमारे भारत का गौरव बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम हमारे कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम आगे कविता की ओर मूव करते हैं। तो चलिए, इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका जन्म 1906 में हुआ है और 1988 में उनकी मृत्यु हुई है। तो चलिए आगे। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। तो दोस्तों, उस समय अंग्रेजों का भी काफ़ी आधिपत्य था। 1906 से 1968 के आसपास जब सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, उस समय अंग्रेजों का भी काफ़ी आधिपत्य था। तो उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया था। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय क्या था? देशभक्ति। तो दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी जी की कविताएं ज़्यादातर देशभक्ति पर ही हैं। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनका कुछ और चर्चित रचनाएं भी हैं। उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं। बड़े चलो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो गाइज, आपने ये कविता तो ज़रूर सुनी होगी। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये प्रसिद्ध कविता हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा ही रची गई है। दोस्तों, एक और बात, इसको कुछ बच्चे मातृभूमि कहते हैं, परंतु इसको मातृभूमि नहीं, मातृभूमि कहा जाता है। कोई भी बच्चा इसे मातृभूमि ना कहे, मातृभूमि होता है। तो जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था इस कविता के बारे में कि इस कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उन्होंने इस कविता के बारे में क्या बताया? इस कविता में क्या बताया? हमारी भारत की सुंदरता के बारे में बताया है। हमारे भारत की प्राकृतिक सुंदरता, हमारी संस्कृति को उन्होंने गौरव बताया है। हमारे भारत की संस्कृति को गौरव माना है। हमारी मातृभूमि का गुणगान किया। यहाँ तक हमारे जो धर्मों का गुणगान किया, यहाँ पर जो अनेक धर्म है उनका गुणगान किया, हमारी भारत की ऐतिहासिकता का गुणगान किया है। तो चलिए अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। चलिए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। दोस्तों, इसमें हिमालय का मतलब है भारत का ऊंचा पर्वत। हिमालय यानी भारत का ऊंचा पर्वत। चरण तले यानी पैरों के तले या फिर पैरों के नीचे। चरण तले का मतलब है पैरों के नीचे। नित्य यानी हर दिन। समुद्र यानी सिंधु यानी समुद्र। गाइज, हमें इस कविता की व्याख्या करने से पहले हमें इनके कुछ वर्ड मीनिंग्स भी पता होने चाहिए। तो इसके लिए इसी वीडियो में वर्ड मीनिंग भी डाले हैं, जो आप ये कविता पढ़ने के बाद मिल जाएंगे, ताकि आप आगे इसकी अच्छे से रिवीजन भी कर सके। चलिए बिन लाइंस का मतलब समझते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है? कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। जैसा मैंने पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इस चैप्टर में भारत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो इस पैरे में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। इसमें कवि कहता है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। हमारा जो हिमालय पर्वत है वो अपनी ऊंचाई के कारण आकाश को छूने जैसा प्रतीत होता है। कवि कहता है मानो हिमालय पर्वत अपनी ऊंचाई के कारण, अपनी विशालता के कारण आकाश को छूने जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कैसे ये
आकाश को चूम रहा है। ये सचमुच आकाश को नहीं चूम रहा, तो ये कवि ने बताया है, हिमालय पर्वत का गुणगान करते हुए कहा है कि मानो हिमालय पर्वत ऐसा दिखाई देता है जैसे वो अपनी ऊंचाई के कारण, अपनी विशालता के कारण आकाश को छूने जैसा प्रतीत होता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। आगे कवि कहता है कि जो सिंधु है, अभी मैंने सिंधु का क्या अर्थ बताया था, समुद्र। नीचे समुद्र के साथ, समुद्र की लहरों के साथ झूमता है। कौन झूमता है? समुद्र। समुद्र लहरों के साथ झूमता है। कहाँ झूमता है? हिमालय, ये हमारा हिमालय पर्वत खड़ा है, इसके नीचे जो समुद्र है अपनी लहरों के साथ झूमता है और अपनी चंचलता को दिखा रहा है वो। तो समुद्र जो लहरें ले रहा है हिमालय पर्वत के नीचे, वो क्या दर्शा रहा है? वो अपनी चंचलता को दर्शा रहा है। यहाँ पर कवि ने समुद्र का गुणगान किया है। तो क्या बताया है इसमें? ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय, ये जो हिमालय है ये आकाश चूमता है। इसका मतलब है कि मानो हिमालय पर्वत अपनी विशालता के कारण, अपनी ऊंचाई के कारण आकाश को छूने जैसा दिखाई देता है, आकाश को छूने जैसा प्रतीत होता है। और दूसरी ओर जो समुद्र है वो लहरों के साथ झूमता है और अपनी चंचलता को दिखा रहा है और अपनी चंचलता को दर्शा रहा है। तो इस पैरे में कवि ने भारत के उत्तर में स्थित हिमालय और दक्षिण में स्थित महासागर का चित्रण किया है। बच्चों, हिमालय उत्तर में है और महासागर दक्षिण में है, यानी ये सिंधु, ये जो सिंधु लिखा है ये महासागर के लिए भी है और लहर और समुद्र के लिए भी है। एक ही बात है। जो महासागर है हमारा, जो समुद्र है वो कहाँ है? दक्षिण में, और हिमालय कहाँ है? उत्तर में। तो वो अपने भारत के उत्तर और भारत के दक्षिण का गुणगान कर रहा है कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर, इन दोनों के बारे में बताते हुए इनका गुणगान किया है कि भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में स्थित महासागर का कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर गाइस, इस पहरे में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसा अभी मैंने बताया कि हिमालय जो है आकाश को चूम रहा है, वो सच में थोड़ा ना चूम रहा है आकाश को। तो क्या कहा गया है? कवि ने क्या कहा है? मानो हिमालय आकाश को चूम रहा है। हिमालय को ऐसे माना गया कि वो आकाश को चूम रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और समुद्र को भी कैसा दिखाया गया है कि समुद्र झूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लहरें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो लहरें लेते हुए कैसा दिखाई दे रहा है? झूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा ना झूम रहा है सिंधु, तो झूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छैर रही हैं। तो गाइज यहाँ पर कवि ने हमारी जो नदियाँ हैं उसका उल्लेख किया है, उसका वर्णन किया है, गंगा यमुना और सरस्वती का। यहाँ पर लिखा ना गंगा यमुन त्रिवेणी। यहाँ पर यमुना का मतलब है यमुना, यमुन का मतलब है यमुना, और त्रिवेणी आपको पता है त्रिवेणी किसे कहते हैं? 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। तो यहाँ पे गंगा यमुन त्रिवेणी का मतलब है गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती की बात की गई है यहाँ पर। इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो हमारी ये 3 नदियाँ गंगा यमुना और त्रिवेणी का उल्लेख कर रहा है। हमारी ये पवित्र नदियाँ हैं, हमारी गंगा यमुना और सरस्वती, इनका उल्लेख करता है। चलिए पहले इनके शब्दार्थ जानते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी, इसका आपको पता चल गया। आगे देखिए, नदियाँ लहर रही हैं। लहर रही हैं का मतलब है कि नदियाँ बह रही हैं। आगे जगमग छटा निराली। जगमग छटा निराली का अर्थ क्या है कि जो नदियाँ हैं वो कैसी दिख रही हैं? बहुत सुंदर और अद्भुत दिख रही हैं। जो नदियाँ लहर रही हैं वो लहरती हुई सुंदर और अद्भुत दिख रही है, यानी नदियों का जो दृश्य है वो बहुत सुंदर और अद्भुत है। पग पग छैर रही हैं। पग पग छैर रही हैं का मतलब है कि हर कदम पर पग पग, यानी हर कदम पर प्रकृति का जो सौंदर्य है वो फैला हुआ है। हर कदम पर प्रकृति का सौंदर्य फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी फैल रहा है। छैर रहा है मतलब यानी फैल रहा है। छैर का अर्थ होता है फैलना।
तो चलिए, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। कवि इसमें कहना चाहता है कि यहाँ देखिए, गंगा अलग जगह है और यमुना अलग जगह है, परंतु फिर भी गंगा, यमुना और सरस्वती मिलकर, ये तीनों नदियाँ मिलकर लहर रही हैं। मतलब यहाँ पर कवि एकता के बारे में बताना चाहता है कि हमारे भारत देश में कितनी एकता है कि गंगा अलग जगह है और यमुना अलग जगह, उसके बावजूद भी ये तीनों नदियाँ मिलकर लहर रही हैं। ये तीनों नदियाँ मिलकर लहर रही हैं। यहाँ पर कवि एक तरह से भारत की एकता के बारे में बता रहा है कि इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी ये नदियाँ मिलकर लहर रही हैं, और ये नदियाँ अपनी लहरों के माध्यम से संपूर्ण देश को सींच रही हैं। कवि का कहना है कि गंगा, यमुना, ये नदियाँ, तीनों नदियाँ मिलकर लहर रही हैं और अपने इन लहरों से संपूर्ण देश को सींच रही हैं। कवि ने इनकी पवित्रता के बारे में वर्णन किया है कि ये जो नदियाँ हैं इतनी पवित्र हैं, यहाँ की भूमि को भी पवित्र करती है और यहाँ तक कि उपजाऊ बनाती है। इनका जल इतना पवित्र है, इन नदियों का जल इतना पवित्र है कि ये हमारे भारत की भूमि को पवित्र बनाता है और उपजाऊ बनाता है। जैसा आपको पता है, इसी जल से हमारी सिंचाई का काम होता है, किसान लोग सिंचाई का काम करते हैं। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर बताया कि इन्हीं जल से, इसी गंगा यमुना के जल से हमारी भूमि पवित्र बनती है और उपजाऊ बनती है, और ये जल जो है सींच रहा है। चलिए आगे क्या है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। कवि का कहना है कि जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन नदियों की जो छटा है, इन नदियों की जो सुंदरता है, ये बहुत ही निराली है, जगमगा रही है, जगह जगह पग पग छहर रही हैं। पग पग यानी हर स्थान पर फैल रही हैं। छहर यानी फैलना। तो बेसिकली कवि ने यहाँ पर हमारी जो नदियाँ हैं उसका गुणगान किया इस पैराग्राफ में। कवि का कहने का मेन भाव ये है कि जो हमारी नदियाँ हैं वो इतनी, उनकी जो शोभा है इतनी अनुपम है, उनका इतना महत्व है, वो हमें सींचती है, उसका जल जो है वो हमारी भूमि को पवित्र बनाता है। और गंगा और यमुना दो अलग अलग जगह पर होकर भी ये दोनों साथ में लेकर चल रही हैं, मिलकर चल रही हैं, लहर रही हैं। मतलब यहाँ पर भारत की एकता के बारे में दर्शाया गया है। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, कोई अलंकार तो नहीं है। यहाँ पर पग पग में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो रही है, प ध्वनि 2 बार आ रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और यहाँ पर नदियों का सुंदर चित्रण भी किया गया है, तो यहाँ पर चित्रात्मक शैली भी होगी। तो चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि मेरी, यहाँ पर पुण्य भूमि का अर्थ है पवित्र भूमि। पुण्य भूमि का अर्थ है पवित्र भूमि, यानी कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वह एक देश नहीं बल्कि पुण्य भूमि है। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, बल्कि हमारा जो भारत देश है वो एक पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि क्यों कहा है यहाँ पर कवि ने? इसलिए क्योंकि यहाँ पर धर्म संस्कृति ने जन्म लिया है, क्योंकि यहाँ पर धर्म संस्कृति और सभ्यता ने जन्म लिया है। जैसा आपको पता है कि हमारे भारत देश में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सभ्यता के लोग हैं, और तो यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पर धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है, इन तीनों ने यहाँ पर जन्म लिया, इसलिए भारत को पवित्र भूमि बताया गया है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, यहाँ पर कवि ने हमारी भारत की भूमि को स्वर्ण भूमि भी बताया है, क्योंकि यहाँ पर समृद्धि और वैभव से भरपूर है। जो हमारी धरती है वो समृद्धि और वैभव से भरपूर है, इसलिए भारत की भूमि को कवि ने स्वर्ण भूमि भी बताया है। आगे, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन 2 लाइनों को साथ में समझेंगे, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि ये जो मातृभूमि है ये मेरी है, ये मेरी अपनी मातृभूमि है, जिससे भी अत्यंत प्रेम करता है और जिस भूमि का वो बहुत सम्मान करता है, क्योंकि यहीं पर कवि ने जन्म लिया है,
तो यही इसकी मातृभूमि है। तो कवि इसमें कहना चाहता है कि यह मातृभूमि मेरी है, यह जन्मभूमि मेरी है, यह मातृभूमि, यह जन्मभूमि मेरी है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और सम्मान से देखता हूँ। तो कवि इन पंक्तियों में अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान दर्शा रहे हैं और इस भूमि को बहुत ही पवित्र भूमि भी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने बताया, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं। तो यहाँ पर धर्म, संस्कृति, सभ्यता ने जन्म लिया है। कवि का कहना है कि यहाँ धर्म, संस्कृति और सभ्यता ने जन्म लिया है, इसलिए इसको पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि कहा गया है। चलिए इसमें भी देखते हैं कोई अलंकार तो नहीं है। तो यहाँ पर गाइस आप देखें कि यहाँ पर भूमि वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भूमि वर्ड में अनुप्रास अलंकार है और कवि यहाँ पर बार बार कह रहा है कि वह भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्म भूमि, जो भी भूमि है वह भूमि मेरी। तो ये वर्ड बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति अलंकार है, यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने देखा कि भूमि जो वर्ड है इसकी बहुत सारी तुलनाएं की गई हैं। पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्म भूमि, मातृभूमि, भूमि की तुलनाएं, अलग अलग तुलनाएं की गई हैं। कभी उसे स्वर्ण की भूमि कहा गया है, कभी उसे जन्म भूमि कहा गया है, तो कभी मातृभूमि, तो कभी पवित्र भूमि कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ पर कवि ने भारत के प्राकृतिक दृश्य को दर्शाया है। हमारे भारत के सुंदर जो प्राकृतिक दृश्य है उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, कवि का कहना है यहाँ पर कि पहाड़ियों से झरने जो बहते हैं, हमारी भारत की पहाड़ियों से झरने बहते हैं जो जीवनदायिनी जल प्रदान करते हैं। तो कवि का यहाँ कहना है कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में यानी भारत की जो पहाड़ियों में झरने बहते हैं, तो ये हमारे जीवन को जल प्रदान करते हैं। आपको पता है जो ये झरने बहते हैं यहीं से पानी आता है, इसी पानी को हम ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है कि ये जो झरने अनेक झरते ये हमारे जीवन को जल प्रदान करते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, यहाँ पर कवि का कहना है कि झाड़ियों में चिड़िया यानी पक्षी, अलग अलग तरह के पक्षी चहचहा रहे हैं, जिससे वातावरण एकदम आनंदमय बन गया है। और गाइस यहाँ पर इसका मतलब एक और मतलब बनता है कि जैसे आपको पता है कि झाड़ियों में झाड़ियों में अनेक जानवर भी होते हैं। तो यहाँ पर कवि का ये भी कहना है कि जानवरों की आवाज़ भी, वो जो जानवर आवाज़ निकालते हैं उनकी आवाज़ भी ऐसे लगती है जैसे चिड़िया चहचहा रही हैं। मतलब उनकी आवाज़ भी बहुत मीठी लगती है, जैसे चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ होती है वैसे। यहाँ पर देखते हैं अलंकार कौन कौन से। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं झ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, झरने झरते। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। झरने अनेक झरते में झ ध्वनि बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और चिड़िया चहक रही है, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। झरने अनेक झरते और चिड़िया चहक में अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर ध्वनि की बात भी की गई है, चिड़ियों की ध्वनियों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर ध्वनि सौंदर्य दर्शाया गया है। यहाँ पर सौंदर्य कैसा दर्शाया गया, ध्वनि सौंदर्य दर्शाया गया, क्योंकि यहाँ पर चिड़ियों की ध्वनि की बात की गई है, तो ध्वनि सौंदर्य दर्शाया गया है। और यहाँ पर झरनों की आवाज़ के बारे में बताया गया कि झरने झरते, तो झरनों की मधुर आवाज़ के बारे में बताया गया और चिड़ियों की चहचहाट के बारे में बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ध्वनि सौंदर्य है और चित्रात्मकता शैली भी है, क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर चित्रण किया गया है।
यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, किसका? प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, इसलिए चित्रात्मकता शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। ये हमारी पार्ट फर्स्ट था, कल हम पार्ट सेकंड करेंगे। अभी ये कविता आपकी पूरी नहीं हुई है, बाकी की बची कविता हम पार्ट सेकंड में कंप्लीट कर देंगे, फिर आगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी ये वीडियो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, एंड जो बच्चे टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसा कि आपको पता है, टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी में एनसीईआरटी सीरीज़ आती है, और साथ में आपको हमारे चैनल पे ग्रामर की वीडियोस भी मिल जाएंगी, हिंदी ग्रामर की वीडियोस, एनसीईआरटी सीरीज़ और किसी भी कवि का जीवन परिचय आदि सब कुछ मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये कविता, ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। और एक और बात, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ भी दिए हैं। आज जो हमने कविता पढ़ी है उसके शब्दार्थ जो मैंने साथ साथ बताए हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं, ताकि आपको आसानी रहे। जब आप दोबारा इस वीडियो को देखें, रिवाइज करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से इसको रिवाइज कर सकें, इसलिए मैंने यहाँ पर शब्दार्थ भी लिखे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।